माइनक्राफ्ट और ज़ॉम्बीज़, इन लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएचर्स ऑफ दिस गेम। पर अगर तुम कोई भी माइनक्राफ्ट प्लेयर को ये पूछो क्या तुम ज़ॉम्बी से डरते हो, तो उसका आंसर होगा पर अगर मैं कहूँ कि ये ज़ॉम्बीज़ म्यूटेटेड है, मतलब कि नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ये ज़ॉम्बीज़ बहुत ही तेज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हर 10 दिनों में इनका पावर और भी बढ़ता है। बस इतना ही नहीं, ये लोग वेपन्स को लेकर स्पॉन होते हैं, लैडर्स को क्लाइंब कर सकते हैं और ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं। हाँ, ऐसी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में मैंने डिसाइड किया है कि मैं 100 डेज तक हार्डकोर मोड में सर्वाइव करूँगा। डे 1, मैं स्पॉन हुआ एक बंकर के अंदर और दिखने में मैं एक पुलिस वाला जैसा लग रहा था। एक शील्ड, एक पुलिस के जैसे दिखने वाली छड़ी और कुछ आर्मर दिए गए थे मेरे को पहले से ही। एक चेस्ट भी था मेरे बंकर के अंदर और बहुत ही गंदे सामान लग रहे थे उस वक्त। तो ये सैपलिंग्स का क्या करूँगा मैं? सबसे पहले तो मेरे को इस बंकर से बाहर निकलना था और बाहर निकलने के लिए कैसे निकलते हैं उसे फिगर आउट करना था। थोड़ा बहुत एनालाइज करने के बाद मेरे को अब समझ आया कि क्यों 2 ब्लॉक्स ऑफ सैंड और एक लैडर दिए गए थे उस चेस्ट के अंदर। ओ माय गॉड, ऊपर पहुंचने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये वर्ल्ड का हाल क्या हो चुका है। सबसे पहले तो मैंने अपने जगह को मार्क किया क्योंकि मैं इधर ही अपना घर बनाने वाला था। अब तक इस गेम में सब कुछ बुरा लग रहा होगा तुम लोगों को, पर मेरे को एक मैप दिया गया था जो कि टॉप राइट कॉर्नर में है और उसकी वजह से मैं अपना रास्ता कभी नहीं भूलने वाला था। अपने बंकर के राइट ऊपर मेरे को एक चेस्ट मिला जिसके अंदर कुछ ब्रेड, कुछ एप्पल्स, कुछ टूल्स और कुछ वुड के लॉक्स थे। इसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, तुम जो भी मिला सब कुछ उठाओगे। तो मैंने उस जगह से चेस्ट और टॉर्चेस को उठाया और अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़ा। इस एपोकलिप्स की वजह से बहुत सारे घर टूटे हुए थे और उनके सामान बिखरे हुए, इसलिए मैं अगर एक्सप्लोर करता तो मेरे को बहुत सारा सामान इजीली मिल सकता था। मैं लकड़ियों को कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तभी मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे नॉर्मल फूड बार के ऊपर और 2 बार थे, एक थर्स्ट का बार और एक एनर्जी का बार। इसका मतलब ये था कि अगर मेरे को इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो मेरे को खाने के अलावा पानी और अच्छी नींद की भी ज़रूरत थी। मेरे को ये तक पता नहीं था कि जब मेरे ब्रेड्स ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे को खाने के लिए क्या मिलने वाला है। हाँ, ऐसे एबेंडन किया हुआ घर से मैं कैंड फूड को तो लूट सकता था, पर जब ज़ॉम्बीज़ पावरफुल हो जाएंगे तब तो मैं ऐसे घूम भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में म्यूटेशन की वजह से ज़ॉम्बीज़ इतने पावरफुल होने वाले हैं कि मैं एक को भी नहीं हरा सकता। इस 100 डेज़ को सर्वाइव करने का एक ही ज़रिया है, मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाकर उसे होल्ड करना होगा। इस रेगिस्तान में डॉट मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने ये सोचा कि मैं जितना भी डॉट मिले सारे को लेकर जाऊंगा अपने बेस पर। अगर मैं अपने बेस पर ही कुछ उगा सकूं तो मैं सेफली अपने वॉल के अंदर बैठ सकता हूं। मैंने सारे डॉट को उठाया और जब मैं उस घर से बाहर निकला तो मेरे सामने था डेजर्ट टेम्पल। अभी अभी गेम शुरू हुआ था और इतने जल्दी मेरे को डेजर्ट टेम्पल मिल गया। खुशी के मारे मैं उछलते उछलते डेजर्ट टेम्पल की ओर बढ़ा, पर मैं जब अंदर पहुंचा तो ज़ॉम्बीज़ का आवाज़ आ रहा था। मुझे लगा कि वो दूर होंगे तो मैंने ब्लॉक तोड़ने का ट्राई किया, तभी एक ज़ॉम्बी इसके पीछे से आकर मेरे को अटैक किया। अभी तो सिर्फ डे 1 हुआ था पर अभी भी इतना स्ट्रांग था ये ज़ॉम्बी। बाल बाल बच के मैं उस टेम्पल से बाहर निकल गया। ये मेरा ज़ॉम्बी से पहला इनकाउंटर था और ऑलरेडी मैं हार चुका था। टेम्पल से कुछ ही दूर जाकर जब मैंने पीछे देखा तो टेम्पल के पास में मेरे को एक सबवे जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा और उस सबवे के सामने कोई तो था। ओह माय गॉड, ये तो एक विलेजर है। मेरे को लगा था कि इस संसार में सिर्फ मैं ही एक जिंदा आदमी बचा हुआ हूँ, पर नहीं, मैं गलत था। और जब मैं सबवे के अंदर गया तो मेरे को ये पता चला कि इन लोगों का पूरा बस्ती है इधर। इन लोगों ने भी इधर ही छुपकर एपोक्लिप्स को सर्वाइव किया था। इन लोगों को देखकर बहुत ही खुशी हुआ मेरे को, क्योंकि मैं अकेला नहीं था आखिरकार, और इन लोगों से बहुत अच्छा लूट भी मिला मेरे को। एक चेस्ट में कुछ पोटैटोज भी मिले जो कि मैं बाद में अपने खेती में लगा सकता था। मैंने एक बेड भी ले लिया उन लोगों से। और इन लोगों का फार्म देखो कितना प्यारा था, कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने फार्म लगाया था। और ये जो तुम लोग डायमंड दिख रहे हो, ये असल में डायमंड नहीं, बीटरूट से मैंने एक मॉड लगाया था और उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। मैंने उसे डिलीट करना भूल गया, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। इन लोगों का ये अंडरग्राउंड वाला विलेज बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही बड़ा भी था, तो मेरा सारा दिन उसे एक्सप्लोर करते करते निकल गया। रात होने को आई थी तो मेरे को लगा कि मेरे को वापस अपना घर लौटना है।
मैं सबवे तक पहुंचा था, तभी मैंने देखा कि एक कुत्ता एक विलेजर को काट रहा था। ओ माय गॉड, वो भी सिर्फ कुत्ता नहीं, ज़ॉम्बी कुत्ता। तो मैं चुपचाप वापस चला गया अंदर और अपने बेड लगाकर सो गया। उफ, पहला दिन ही बहुत टफ था, पर कुछ भी हो हमने सर्वाइव किया। मैं लौट ही रहा था तभी मेरे को एक ज़ॉम्बी मिला जो कि थोड़ा वीक था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। और देखो उसने क्या दिया मेरे को। ओ माय गॉड। ऊपर पहुंचते ही मेरे को एक कुत्ता का हमला हुआ भाई। बहुत तगड़ा था ये वाला कुत्ता। बहुत मुश्किल से उसे मार रहा था, तभी मेरे को 2 ज़ॉम्बी ने पीछे से हमला किया, तो मैंने उसे मारकर वहाँ से भाग गया भाई। और कोई चारा नहीं था मेरे पास, और इतना फास्ट था वो ज़ॉम्बी, उसका नाम ही फास्ट इन्फेक्टेड था। आखिरकार उसे फाइट लेना ही पड़ा और 2 आवर्स में मैंने उसे मार दिया। मैंने अपना सारा दिन रिसोर्सेस को कलेक्ट किया, फिर से उस विलेज के अंदर गया और बाकी का चेस्ट भी लूट लिया। खाना ख़त्म होने वाली थी, इसलिए मैंने थोड़ा पोटैटोज़ को कुक किया और थोड़ा फार्मिंग के लिए रख दिया। उसके बाद मैं टेंपल में वापस चला गया, इसी होप में कि ज़ॉम्बी शायद गया होगा। थैंकफुली वो ज़ॉम्बी उधर नहीं था, तो मैंने सारा चेस्ट लूट लिया और मेरे को डायमंड और कुछ गन पाउडर मिले उधर से, और कुछ आयरन भी। इंचेंटेड बुक भी मिला था मेरे को, जो कि फ्लेम का था, और इसे मैं बाद में लगा सकता था अपने बो पर। मेरी इन्वेंट्री फुल होकर कुछ सामान नहीं अटा रही थी और मेरा थर्स्ट का बार भी कम हो चुका था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वोडका खाऊंगा। मुझे लगा था कि इसे पीने के बाद मेरा थर्स्ट का बार फुल होगा, पर भाई इस वोडका ने मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, इसीलिए कहते ड्रिंकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। देखो भाई कितना कितना इंजर किया मेरे को इसने। ओ माय गॉड। आई हैड द नोजिया इफेक्ट फॉर ऑलमोस्ट 4 मिनट्स। भाई 4 मिनट में मैं क्या कुछ कर सकता था, पर अब मेरे को 4 मिनट तक ऐसे ही चलना था। ऐसे कैसे चलूँ भाई मैं? और कैसे भी करके इधर से निकलने का ट्राई किया मैंने, और देखो मैं कैसे निकला इधर से। ओ माय गॉड भाई, मेरे को सच में चक्कर आ रही थी। ओ शिट। भाई दिन में रात, रात में दिन हो रहा था। देखो क्या हो रहा था मेरे पीओवी से। ओ माय गॉड, 1 सेकंड में दिन, 1 सेकंड में रात। मेरे को एक कुआं दिखा तो मेरे को लगा कि ठंडे पानी से नशा उतर जाएगा, तो मैं अंदर चला गया, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। और द सन वाज सेटिंग और स्टिल 2 मिनट था, और मैं ऐसे ही सोने वाला था आज की रात। भाई सुबह हुआ, पर अभी तक मेरा नशा नहीं उतरा था, और मैं अपने बेड को वापस ले ही रहा था, तभी पीछे से आया एक। ओ माय गॉड, क्या आया, ये क्या था? और मैं डिजीनेस, भाई क्या बताऊं भाई, मैं कैसे भागा इधर से। भाई हॉल्क जैसा था ये ज़ॉम्बी तो कसम से, और मैं पूरा नशे में। ओ माय गॉड। तो मैं किसी भी करके अपने घर तक पहुंच गया, और बड़ा मुश्किल से अपने सीढ़ियों से अंदर चला गया। इतना मुश्किल था भाई इससे नीचे जाना। ओ माय गॉड, आप देख सकते हो। नीचे जाकर मैंने अपना वैल्यूएबल सामान को चेस्ट पर रखा। फार्मिंग शुरू करने के लिए मेरे को डॉट चाहिए था, और मेरे को बंकर भी एक्सपांड करना था, इसलिए मैंने अपने बंकर के एक साइड से डॉट लिया और उसमें अपना फार्मिंग शुरू किया। ये बंकर वाला फार्म पिछले विलेज के फार्म से इंस्पायर्ड था। उन लोगों का फार्म मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपना फार्म भी उन लोगों के जैसा ही बना दिया। फार्म के लिए पानी भी चाहिए होता है, इसलिए मैं अपने बकेट लेकर पानी के खोज में चला गया। लकीली मेरे बेस के पास ही एक लेक था। ओ माय गॉड, मैंने एक बकेट पानी लिया और पूरा लैंड दब गया। भाई क्या था ये? थैंक गॉड मैं उधर खड़ा नहीं था। तो मैंने उधर जितने भी शुगर कैन थे सारे को ले लिया और फिर से प्लांट कर दिया, और थोड़ा बहुत सैंड कलेक्ट करके वापस अपने बंकर पर चला गया। पहले तो अपने बंकर को एक्सपैंड किया, उसके बाद जो वाटर मैंने लाया था उसे अपने खेत पर लगा दिया, और जो बोन मिल मिला था मेरे को टेंपल से उसे यूज़ करके अपना सारा प्लांट को बड़ा कर दिया, और फाइनली मेरे पास खुद से बड़ा किया हुआ प्लांट का फूड सोर्स था। इतने काम करने के बाद बहुत थक गया मैं और सो गया। अगले दिन सुबह मैंने अपने बंकर के एक्सपेंशन पर काम किया, और मेरे को इनफाइनाइट सोर्स ऑफ वाटर चाहिए था, इसलिए मैं फिर से वाटर लेने के लिए लेक पर चला गया और अपने बंकर पर एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ वाटर को बिल्ड किया। अब तक मुझे पता चल चुका था मेरे को गेम के स्टार्टिंग में क्यों सैपलिंग्स दिए गए थे। जिस सैपलिंग्स को बकवास बोला था मैंने गेम के शुरुआत में, अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही था। इस पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक भी ट्री नहीं था। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो सैपलिंग मेरे पास था उसका वैल्यू कितना है।
तो मैंने अपना सारा सैपलिंग्स को लगा दिया और फिर से बंकर को एक्सपैंड करने लगा। मेरे बंकर के अंदर ही कुछ आयरन भी मिले मेरे को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था मेरे लिए। आयरन ओर के पास में ही कोल का ओर भी था, जिससे मेरे को ढेर सारा कोल भी मिले। कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि इस आयरन को स्मेल्ट करना था और अपने खाने को भी पकाना था। तब तक मेरा एक पेड़ भी बड़ा हो चुका था, तो मैंने उसे काट डाला और उसका सैपलिंग्स को फिर से प्लांट कर दिया। मेरे को ढेर सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो मैंने अपने शोबल से ढेर सारा सैंड को कलेक्ट किया। इन ज़ॉम्बीज़ को फाइट करके हराना तो लगभग इम्पॉसिबल था, इन्हें सिर्फ दिमाग से हराया जा सकता था। तो मैंने डिफेंस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो अपने लैंड को ठीक करना था। बहुत सारे गड्ढे थे और इधर वॉल पॉसिबल नहीं था, तो वॉल लगाने के लिए मेरे को अपने लैंड को फ्लैट करना था। तो मैंने सारे गड्ढे को ढकना शुरू किया। हाँ, मैंने अपना सारा दिन अपने बेस को बनाने पर ही लगा दिया। मैंने शाम तक काम किया और शाम को अपने सैपलिंग्स को प्लांट किया और कुछ देर और काम करके सोने के लिए चला गया। अगले दिन मेरे पेड़ बड़े हो चुके थे, तो सबसे पहले मैंने अपना सारा पेड़ को काट डाला। उसके बाद फिर से अपने बेस को बनाने में लग गया। सब कुछ काफ़ी सही तरह से जा रहा था, बस मेरे को ब्लॉक्स की कमी हो रही थी। इसलिए मेरे अपने बेस के पास में जो एक रुइंड हाउस था, उससे ब्लॉक्स लिया और उसे अपने बेस पर लाकर लगा दिया। काफ़ी सुंदर दिख रहा था मेरा बेस। मेरे कई सारे पेड़ फिर से बड़े हो चुके थे, तो मैंने उनको फिर से काट डाला। इतनी कम सैपलिंग से कितने सारा पेड़ उगा चुका था मैं, पूरा जंगल बना चुका था मैं अपने बेस पर। शाम को मैं अपना पेड़ लगा रहा था, तभी नोटिफिकेशन आया कि ब्लड मून इज़ राइजिंग। व्हाट द। तो बेसिकली ब्लड मून में बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं और तुम रात भर सो भी नहीं पाते। तो बेसिकली ब्लड मून में तुम्हें सिर्फ डिफेंड करना होता है। तो मैंने अपने सीढ़ियों के रास्ते में एक ब्लॉक लगा दिया और नीचे अपने बंकर पर चला गया। अभी तक तो ज़ॉम्बीज अपने इनिशियल स्टेट पर ही थे, इसका मतलब एडवांस म्यूटेशन नहीं हुआ था, तो शायद उतना खतरा नहीं था मेरे को। तो मैंने अपना सारा रात अपने बंकर पर काम किया, अपने फार्म को एक्सपेंड किया और अपने बंकर की स्पेस को भी बढ़ाया। मुझे माइनिंग भी करनी थी, पर ये बहुत ही रिस्की था, क्योंकि हर माइंस में तुम्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलेंगे और तुम एक भी ज़ॉम्बी को हराना बहुत मुश्किल है। और मैं केव ढूंढते ढूंढते केव में ही गिर गया। मैं नियरली मरा था इधर। मैं ब्लॉक लगाकर ऊपर जाने की प्रयास कर रहा था, पर ऊपर पर स्पेस नहीं था, तो मैं ऊपर भी नहीं जा पा रहा था। बाल बचा भाई मैं इधर। ओ माय गॉड। तो तभी नोटिफिकेशन आया कि ब्लड मून भी ख़त्म हो रहा है, तो थैंकफुली मैं उधर से निकल गया। पर उधर मेरे को ढेर सारा आयरन दिखा था, तो मैं उधर बाद में ज़रूर जाने वाला था। अगले दिन भी मैंने अपने बेस पर ही काम किया। मैं अपना वॉल को सेट कर रहा था और सारे गड्ढे को ढक रहा था। भाई अगर एक बार म्यूटेशन हो जाए ना, तो तुम्हें बचना बहुत ही मुश्किल है। तो जितना हो सके उतना जल्दी मेरे को अपना वॉल और अपना बेस कंप्लीट करना था। मैंने अपना सारा दिन और सारा रात सिर्फ वुड कलेक्ट करने में और अपना बेस बनाने में लगा दिया। अगले दिन मैंने वुडन वॉल लगाना स्टार्ट किया और अपने बेस के अंदर से सारे डॉट को बाहर निकाल कर ट्रीज़ को बाहर प्लांट कर दिया। धीरे धीरे मेरा बेस बहुत ही सुंदर और मजबूत हो रहा था। दिन रात एक करके मैं अपने बेस पर काम कर रहा था। भाई अगर ज़िंदा रहना है तो इतना तो करना पड़ेगा। फाइनली 2 दिनों के बाद मैं एक रात सोया और फिर से अपने काम पर लग गया। मैंने अपना वुडन फेंस को भी डबल करके लगा दिया, ताकि और मजबूत हो मेरा बेस। सारा दिन मैं सिर्फ पेड़ काट रहा था और वॉल लगा रहा था। एट द एंड ऑफ डे 9 मेरा वॉल कंप्लीट हो चुका था। पहला म्यूटेशन के लिए सिर्फ एक दिन बचा था, तो मैं नहीं चाहता था कि ज़ॉम्बीज मेरे बेस के अंदर स्पॉन हो जाए। तो मैंने अपने बेस पर पूरा लाइटिंग लगा दिया और टॉर्च से भर दिया। मैं एक वॉच टावर बना रहा था, तभी रात हो गया और फाइनली डे 10 हैड कम टू एन एंड। अब बारी था पहला म्यूटेशन का। डे 11 फाइनली पहला म्यूटेशन हो चुका था। अब ज़ॉम्बीज बहुत ही स्ट्रांग हो चुके थे और अब बारी था मेरा वॉच टावर को कंप्लीट करने की। मैंने 2 दिन लगाकर अपने वॉच टावर को कंप्लीट किया। वैसे तो मैं उतना अच्छा बिल्डर नहीं हूँ, पर जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना मेहनत करके आखिरकार एक वॉच टावर को कंप्लीट कर ही दिया। धीरे धीरे मेरा बेस बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मैं ऊपर चढ़ के बहुत दूर दूर तक देख सकता था और दूर की ज़ॉम्बी को भी स्पॉट कर सकता था। अगले दिन मेरा इनकाउंटर एक फैट ज़ॉम्बी वेरिएंट से हुआ, जो कि बहुत ही स्ट्रांग था और सारे दिन लगाकर उसे मार दिया मैंने। उसके बाद मैं वापस उस केव में चला गया जिधर मेरे को आयरन दिखा था पहले। मैं सारा इंट्रांसेस ब्लॉक कर रहा था, तभी ओ माय गॉड मैं बाल बचा भाई।
पता नहीं कौन सा जम्बी था, क्रीपर जैसे फट रहा था। तो मैंने वहाँ से सारा आयरन लिया और मेरे को कॉपर भी मिला, जो कि मेरे को पता नहीं था क्या होता है इससे। अगले दिन मैं फिर से बंकर वाले विलेज में चला गया इस होप में कि कुछ विलेजर को लेकर आऊँगा ताकि मैं उनको ब्रीड कर सकूँ। पर नहीं, सब लोग मर चुके थे भाई। पता नहीं किसने मारा होगा, शायद इसी कुत्रिया ने मारा होगा। तो इसे भी मैंने मार दिया और उस विलेज में मेरे को गोलेम के अलावा कोई नहीं मिला। और थैंक गॉड इस गोलेम ने मेरे को बचाया इस बार। तो ज़ॉम्बीज़ का तादाद बढ़ रहा था और विलेजर्स एक्सटिंक्ट हो रहे थे। जितने भी विलेजर्स बचे उनको मेरे को सेव करना होगा। और मेरे को वापस रास्ते में एक विलेजर मिला जो कि शायद उन लोगों का लास्ट सर्वाइविंग विलेजर था, जिससे मैंने फ्लेचर बना दिया और कुछ अपने स्टिक्स को सेल किया। और मैं अपने एमरल्ड्स को हाथ में ले रहा था, तभी मैंने रियलाइज़ किया कि वो इंटरेस्टेड है एमरल्ड में। तो मैंने हाथ में एमरल्ड लेके मूव किया और उसने भी मेरे को फॉलो किया। तो शायद इन विलेजर्स एमरल्ड्स के पीछे भागते हैं। अब इनको ट्रांसफ़र करना अपने विलेज पर बहुत ही आसान था, पर एक प्रॉब्लम था, ये विलेजर बहुत ही स्लो था। देखो कितना स्लो फॉलो कर रहा है। उस दिन तो मैं उसको अपने घर पर नहीं ला पाया क्योंकि रात हो चुकी थी और अगले दिन मैं उसे लेने जाने वाला था। और अगले दिन मैं उसको ले आया और उसको लाने में आधा दिन लगा भाई, इतना स्लो चलता है ये। तो फाइनली अब एक दोस्त था मेरे बेस में और मैं फिर से वापस उनके विलेज में चला गया ताकि मैं और एक्सप्लोर कर सकूं। मेरे को कुछ TNT मिले। मैं उसके बाद डेजर्ट को और एक्सप्लोर करने चला गया और ओ माय गॉड, मेरे को एक और विलेज मिला। और ये लोग बंकर के अंदर छुपे हुए भी नहीं थे, ये लोग ऐसे ही सर्वाइव किए, पता नहीं कैसे। शायद इन लोगों के पास गार्ड था इसलिए ये सर्वाइव कर पाए। मैंने आज तक नहीं देखा था भाई, पर इनके पास गार्ड विलेजर्स थे जो कि पूरा आर्मर से इक्विप्ड हुए थे। तो फाइनली अब मैं विलेजर्स को ब्रीड कर सकता था, पर मेरा बेस बहुत ही दूर था और उधर ही रात हो गई तो मैं उधर ही सो गया। और अगले दिन 2 विलेजर्स को एक एमरल्ड की लालच दिखाकर मैं अपने पीछे लगाया। इन लोगों को अपने बेस तक पहुंचाने में पूरा दिन लगा भाई, कितना स्लो मूव करते हैं, ओह माय गॉड। तो फाइनली मेरे पास अब 3 विलेजर्स थे और मैं अपने ही बेस पर इनको ब्रीड कर सकता था। तो ब्रीडिंग के लिए चाहिए होता है बेड। तो बेड लेने के लिए मैं वापस विलेज पर चला गया। उस विलेज से कुछ पेड़ और कुछ हेबल्स को उठाया मैंने और उतने में ही रात हो गई और मैं उधर ही सो गया। अगली सुबह मैंने कुछ और हेबल्स उठाए और अपने बेस पर वापस चला गया। मैंने अपने सारे बेड को एक चेस्ट पर रखा। मेरे पास 8 बेड हो चुके थे, जिससे मैं बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ा सकता था। और फाइनली इट वाज डे 19 एंड टाइम फॉर अनदर म्यूटेशन। ओह माय गॉड, और पावरफुल होने वाले अब ज़ॉम्बीज़। इट वाज डे 21। ज़ॉम्बीज़ का सेकंड लेवल म्यूटेशन हो चुका था। मैंने अपने विलेजर्स को ब्रीड करके अपना दिन का शुरुआत किया। ब्रेड पाने के बाद वो लोग अपने काम पर लग गए और धीरे धीरे मेरा टाउन का पॉपुलेशन बढ़ रहा था। मैं निकल ही रहा था तभी एक ज़ॉम्बी एंडर पर्ल लेकर आया। मेरे को नहीं लग रहा था कि ये यूज़ कर पाएगा, पर देखो ये एंडर पर्ल फेंक के टेलीपोर्ट हो रहा था। ओह माय गॉड, इन ज़ॉम्बीज़ का म्यूटेशन और इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही एडवांस्ड हो चुका था। दिन के शाम को मैंने अपना सारा ट्रीज को काटा और सैपलिंग्स को फिर से प्लांट किया। मेरे को ढेर सारा वुड कलेक्ट करना था, इसलिए अगले दिन भी सुबह सुबह उठकर मैं सीधा अपने ट्रीज को काटने के लिए चला गया। मेरे ट्रीज के पास एक ज़ॉम्बी था, वो बहुत तेज था, पर फिर भी मैंने उसे मार दिया और कुछ वुड कलेक्ट करके अपने विलेजर्स को फिर से ब्रीड करवाया। मेरे विलेजर्स ने एक गोलेम को स्पॉन किए थे और मेरे को आयरन की ज़रूरत थी, इसलिए मेरे को उसको मारना पड़ा और उसने कुछ आयरन दिया। उसके बाद मैं फिर से अपने ट्रीज पर लग गया और अपने सारे सैपलिंग्स को फिर से रीप्लांट किया। मुझे अपना घर भी बनाना था और बेस को और सिक्योर करना था, वाल्स को और ऊंचा करना था, इसलिए मेरे को ढेर सारा वुड चाहिए था। इसलिए मेरा मैक्सिमम टाइम ट्रीज को प्लांट करने और उन्हें कटने में जा रहा था। फिर शाम को मैंने अपना फार्म को हार्वेस्ट किया, उसे रीप्लांट किया और सो गया। अगले दिन था ट्रेडिंग डे। मैंने अपने विलेजर्स से ढेर सारा ट्रेड किया, एमरल्ड्स लिया और विलेजर्स को लाइब्रेरियंस के जॉब दिया। मेरे को अच्छे इंसेंटेड बुक्स चाहिए थे ओवर पावर्ड होने के लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं विलेजर्स को अंडरग्राउंड बेसमेंट पर लेकर जाऊंगा और उधर एक ऑटोमेटिक आयरन फार्म बनाऊंगा। तो इसलिए मैंने 3 विलेजर्स को लाया और उनको धक्का देकर नीचे वाले बेसमेंट पर गिरा दिया। भाई मुझे पता नहीं था कि नीचे ज़ॉम्बी स्पॉन हुए। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से इन 3 विलेजर्स की जान चली गई। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मैं था।
अपनी दुख को दिल में छुपाकर मैं ऊपर चला आया और फिर से अपने विलेजर से ट्रेडिंग करना शुरू किया। मेरा एक विलेजर शार्पनेस 4 वाला बुक सेल कर रहा था तो मैंने उसे खरीद लिया। आयरन के लिए मुझे फिर से एक गोलेम को मारना पड़ा और फिर माइनिंग के लिए केव में चला गया। केव में पहुंचा ही था तभी एक क्लिकर ज़ोंबी नाम का वेरिएंट का ज़ोंबी ने मेरे पे हमला किया, पर इसे मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे करके मार डाला। भाई इसका हेल्थ 87 था जबकि एक गोलेम का हेल्थ 100 होता है। इन ज़ोंबीज ऑलमोस्ट एक गोलेम का लेवल का हो चुके थे और हमको पता है भाई गोलेम कितना ओवर पावर्ड होता है, तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला था। अब नेक्स्ट म्यूटेशन से तो भाई कोई चांस नहीं था। इंचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए मैं ऑब्सिडियन को लेकर आया और सो गया। अगले दिन जब मैं ऊपर गया तो भाई क्या था ये, भाई गोलेम 2 शॉट में हमको मार सकता है और इस डेमोलिशर का 1 शॉट में सिर्फ 2 HP जा रहा था। कितना ओवर पावर था ये ज़ोंबी का वेरिएंट। मेरे को बुक शेल्फ चाहिए था इंचेंटमेंट टेबल के लिए, तो मैंने बिखरे हुए घरों से ढेर सारा बुक लेकर आया और बुक शेल्फ भी बनाया। मैं नीचे ज़ोंबीज को एनालाइज कर रहा था तभी नोटिफिकेशन आया कि ब्लड मून इज राइजिंग। म्यूटेशन की वजह से ज़ोंबीज भी बहुत ही पावरफुल हो चुके थे और अब तो मैं सिर्फ एक ज़ोंबी को हराने की काबिल भी नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप अपने वॉच टावर पर चढ़ गया और ऊपर आने का रास्ता बंद कर दिया। ब्लड मून में मैं सो नहीं सकता था, इसलिए रात भर में मैंने अपना इंचेंटमेंट टेबल का सेटअप कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सारी रात इन ज़ॉम्बीज को देखकर बिताया। डे 30 हो चुका था और इट वाज टाइम फॉर अनदर म्यूटेशन। डे 31 ज़ॉम्बीज म्यूटेशन लेवल 3। तो सबसे पहले तो मैंने अपने नीचे वाले बेसमेंट को टॉर्चेस लगाकर सिक्योर किया। इधर ही मेरे विलेजर्स मरे थे, इसलिए मेरे को इस जगह को सिक्योर करना था। अपना बेसमेंट का सीधा नीचे मैंने अपने केव बनाया था और जब मैं केव में माइनिंग के लिए जा रहा था तभी मेरे को एक कुत्ते ने हमला किया। अब तो भाई ये कुत्ता भी बहुत ही ओवरपावर्ड हो चुका था। मेरे पास शील्ड था इसलिए मैं उसे आसानी से मार पाया। इस माइनिंग में मुझे कुछ आयरन, कुछ रेडस्टोन और कुछ कोल मिले, पर अब तक डायमंड का कोई नामो निशान नहीं था। अगले दिन से मैंने एक और डिफेंसिव लेयर बनाना शुरू किया। सिर्फ एक वुडन वॉल का लेयर से इन ज़ॉम्बीज को रोकना मुमकिन नहीं था और मेरा एरिया भी बहुत कम पड़ रहा था। मेरे सारे ट्रीज मेरे वॉल के बाहर थे। अगर रात को वुड की ज़रूरत पड़ा तो बहुत मुश्किल होता था, इसलिए मैंने एक और स्ट्रॉन्गर वॉल का लेयर बनाने का डिसीजन लिया। मैं पूरा दिन काम करता था, रात को सो जाता था और सुबह उठ के फिर से अपने काम पर लग जाता था। मुझे आज पता चला कि अगर सवाल जीने की है तो मुझ जैसे आलसी इंसान भी इतना मेहनत कर सकता है। ओह माय गॉड, मैंने इतना काम किया और मैंने अपना बड़ा वाला कंपाउंड की चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाया। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ था, तुम्हें बाद में पता चलेगा। और ये क्या था भाई, सिर्फ मुंडी थी एक ज़ॉम्बी की और वो भी मेरे को मारने के लिए आ रही थी। मेरे को बिल्डिंग ब्लॉक्स की कमी पड़ रही थी, इसलिए मैंने उन बिखरे हुए घरों से ब्लॉक्स लेकर आया और सारे के सारे ब्लॉक्स को अपने वॉल पर लगा दिया। अब आउटर वॉल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, पर वॉल के अंदर बहुत बड़े गड्ढे थे। मैंने स्टोन कटर बनाया और उससे स्लैब बनाकर उन गड्ढे को भी ढकना शुरू किया। अभी तो बहुत काम बाकी था, पर इट वाज डे 40 एंड टाइम फॉर अनदर म्यूटेशन। हाँ, डे 41 का शुरुआती एक ज़ॉम्बी को मारकर हुआ। उसके बाद मैंने अपने कंपाउंड के अंदर सारे सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया और अपने गड्ढे को ढकने के लिए स्लैब्स को लगाना शुरू किया। इतने सारे गड्ढे थे और बहुत टाइम लगा मेरे को सारे गड्ढे को कवर करने में। ब्लॉक्स लेने के लिए मैं उन पुराने घरों में गया था, तभी देखो क्या हुआ। ओह माय गॉड, ज़ॉम्बीज अब दरवाजे को तोड़ सकते थे और इन 2 ज़ॉम्बीज ने मेरे को वहाँ से भगाया। शाम हो चुका था और अब भी मैं अपना गड्ढा ही ढक रहा था। ओह माय गॉड, किससे आवाज़ निकाल रहे हैं लोग। देखो ये कितना पावरफुल बन चुका था भाई, ऐसा लग रहा था कि मैं पीवीपी कर रहा हूँ एक ज़ॉम्बी से। बहुत टफ हो चुके थे ये लोग। मैं अपने गड्ढे को ऑलमोस्ट ढक चुका था और इन स्लैब्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, स्पेशली ब्रिक स्लैब्स। अब दिखने में तो मेरा कंपाउंड एकदम प्लेन लग रहा था, एकदम स्मूथ लग रहा था, पर मैंने गड्ढे को सिर्फ स्लैब से ढका हुआ था। इसका मतलब नीचे अंधेरे में ज़ॉम्बीज अभी भी स्पॉन हो सकते थे। वो लोग कर तो कुछ नहीं सकते, पर ऐसा आवाज़ निकाल रहे थे जो कि बहुत ही इरिटेटिंग था। स्टोन का पिलर और वुड का वॉल बहुत ही सुंदर लग रहा था साथ में।
मैंने सारा फेंस को डबल करके लगा दिया ताकि मेरा वाल और भी मजबूत हो। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो बीच वाला ट्री है वो बहुत जल्दी उगता है कंपेयर टू अदर ट्रीज। तो मैंने अपने कंपाउंड के अंदर सारे के सारे ब्रिज के ट्रीज लगा दिया। किसी भी करके मेरे को डे 50 से पहले अपना सारा कंपाउंडिंग का काम ख़त्म करना था। मैं अपना सारा टाइम कंपाउंड करने में, वुड को कलेक्ट करने में और ब्लॉक्स को कलेक्ट करने में इन्वेस्ट कर रहा था। और मेरा सिटी का आउटर वॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब बस टर्च लगाकर लाइटन करने का काम बाकी था। डे 49 हो चुका था, इसलिए मैंने अपना बचा हुआ थोड़ा समय में कुछ और ट्रीज को प्लांट किया और शाम को सारे कंपाउंड को लाइटिंग दिया। अब म्यूटेशन के लिए सिर्फ एक दिन बचा था और जैसा कि मेरा मिशन था कि डे 50 से पहले मेरा आउटर वॉल कंप्लीट हो चुका था, तो अगले दिन मैंने अपने विलेजर्स को ब्रीड किया और पूरा दिन कंपाउंड के हर एक अंधेरा स्पॉट पर टॉर्चेस लगाया। एक भी स्पॉट अंधेरा नहीं होना चाहिए, वरना इधर ही ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे और मेरा वॉल का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। अभी तक सिर्फ 50 दिन हुए हैं और 25 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो अगर मैं पूरा 100 दिन एक ही वीडियो में डालूंगा तो ये तो 1 घंटे से भी लंबा होगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अगले वीडियो में पार्ट 2 डालूंगा। तो आई होप तुम लोगों ने ये वीडियो इन्जॉय किया। अगर इन्जॉय किया तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता देना। और अगर ऐसा ही और वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो में हम एम करते हैं 500 लाइक्स की। आई होप तुम लोग पूरा कर दोगे। आई नो इट्स अ लॉट बट आई बिलीव इन यू गाइस। कम ऑन, यू कैन डू इट। 500 लाइक्स। तुम लोग मेरी बेस की नाइट व्यू एंजॉय करो। तब तक मैं चलता हूँ दूसरी वीडियो एडिट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।